हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। अब की बार मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है शान। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल चॉइसेस हैं। मैं इन सब लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जो जिन लोगों ने भी ये फ़िल्में बनाई हैं, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर। बस ये मेरे हिसाब से ये कुछ चीज़ें अगर बदल देते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़िल्में बहुत बड़ी हिट होती थी। तो शान के बारे में बताएंगे कि ये शान बनाई थी रमेश सिप्पी जी ने शोले के बाद। और बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि शोले से भी बड़ी हिट होगी, लेकिन सबको पता है कि जितनी शोले चली शायद शान उसके आधी भी नहीं चल पाई, और बहुत 99% फिल्में उसके आधी भी नहीं चल पाती हैं। लेकिन शान अपनी एक्सपेक्टेशंस पे और अच्छा आ सकती थी और अच्छा हो सकती थी अगर उसमें ये सारे, अगर मेरे हिसाब से ये कुछ चेंजेस कर लेते। पहली बात तो मैं क्लियर करूं कि मैं वैसे भी शान को एक कॉमर्शियल क्लासिक मानता हूं, एक अंडररेटेड कॉमर्शियल क्लासिक। उन सब के बावजूद भी ये मेरे कुछ हम्बल सजेशंस थे हैं, जो कि शायद इन रेट्रोस्पेक्ट ठीक लगे। और जब भी हम लोग इस तरह का कोई क्रिटिसिज्म करते हैं, देखिए कहना बहुत आसान होता है कि ये कर लेते वो कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि किन सर्कमस्टांसिस में वो फिल्म बनी है, स्टार्स ने किस तरह से कॉपरेट किया है, और कितना राइटर की चली है, कितना डायरेक्टर की चली है, कितना एक्टर्स की चली है। वो चीज़ें, बीइंग अ फिल्म मेकर माई सेल्फ आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स देयर आर कॉम्प्रोमाइज़, बट शान में और भी अच्छा हो सकता था और वो हो नहीं पाया। तो अक्सर लोग किसी भी फिल्म मेकर से एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि इस तरह का फिल्म मेकर इस तरह की फ़िल्म बनाएगा। जैसे मनमोहन देसाई साहब हुए, उनसे एक तरह की एक्सपेक्टेशन होती थी। आज के डेट में राजमौली साहब हुए तो उनसे एक अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन वो लगभग ऑडियंस को पता है कि ये किस किस्म में, किस ढांचे में इनकी फ़िल्म रहेगी। ऑडियंस चाहती है कि वो वैसी ही फ़िल्म बनाए, लेकिन उस फिल्म में कुछ नया कर दें, उस फिल्म को कुछ नए ढंग से पेश कर दें कि मुझे अच्छी लगे। और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ऑडियंस नहीं चाहती है एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर से। वो उसी ढांचे में कोई नई चीज़ देखना चाहती है और एक एक्सपेक्ट करती है कि एक अच्छी एंटरटेनमेंट हमको मिलेगी। तो जैसे कि मैं बार बार इसमें राजमौली साहब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक फ़िल्म बनाई बाहुबली, और उनकी सेकंड फिल्म जो आई थी वो उससे भी बड़ी हिट हुई। तो शोले के साथ और शान के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम लोग उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। और शान के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे कि वो शोले के बराबर या शोले के आधे पीछे क्यों नहीं आ पाई। मेरे सजेशंस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और फिर आपको जो लगे आपको कमेंट बॉक्स में करिएगा, जो भी चीज़ें आपको देने का मन हो। यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूँ कि शान मैंने बहुत बार देखी है, और शोले तो मैंने अनगिनत बार देखी है। और मेरा एक बहुत बड़ा ये मानना है कि शोले में जो इमोशनल कोर था वो शान में नहीं था। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हर पॉइंट्स पे, लेकिन कुछ ना कुछ इमोशन जुड़ा हुआ है शोले फिल्म में। और बड़े बड़े रिलेशनशिप तो सब लोग जानते हैं कि कितना अंडर करंट था अमित जी के और जया जी के ट्रैक में, और कितनी इंटेंस वो लगती है वो सारी बातें। वो संजीव कुमार जी का गब्बर सिंह को पकड़ने का फोकस, वो डेडिकेशन, वो अमित जी और धर्म जी के बीच की केमिस्ट्री, वो मैं वन ऑफ द बेस्ट बड़ी फिल्म्स मानता हूँ शोले को। और छोटे छोटे और भी जगह थे जहाँ इमोशनल कोर बहुत जुड़ा हुआ था। छोटा सा वाक़या है सचिन की मौत का, लेकिन वो भी बहुत टाइट है। और वो ए के हंकल साहब का आना, और वो सचिन का मरना, और साथ में उनका हेमा जी का भी उस फैमिली से संबंध होना, ये सब अपने आप में ही एक सब चीज़ था उसमें, लेकिन इमोशनल कोर भी था। ये सारे एंटरटेनमेंट होते हुए भी शान में कहीं ना कहीं मुझे ये पूरी चीज़, सब कैरेक्टर्स के भी जो प्लॉटिंग थी और सब कैरेक्टर्स का भी जो इमोशन था शोले में, वो शान में कहीं ना कहीं मिसिंग था। और मेन कैरेक्टर्स का तो मिसिंग था ही था। तो जैसे कि शोले वेस्टर्न और काउबॉय जॉनर फिल्म से इंस्पायर्ड थी, वैसे ही मेरे हिसाब से शान बहुत कुछ जेम्स बॉन्ड और उस तरह की फ़िल्मों से इंस्पायर्ड थी, और उसको एक अर्बन सेटअप में कोशिश किया गया। और मतलब हैट्स ऑफ है उन लोगों को कि उस ज़माने में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की, और इतनी बड़े उन्होंने सेट्स वगैरह लगाए और सारी चीज़ें की। आ जाते हैं कहानी के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि शान की कहानी में सुनील दत्त साहब एक बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, और जिनका टकराव
एक शाकाल नाम के इंटरनेशनल रिंग लीडर एक ऐसे आदमी से होता है जो क्राइम का एक तरीके से बहुत बड़ा बॉस है, इंटरनेशनल टाइप का है। वो एक टापू पे रहता है और वो एक अलग सा ही टापू है और वहाँ जाना पड़ता है और उससे अलग से मिलना पड़ता है, और वो इंडिया के काले धंधे और मुंबई के सारे काले धंधे कंट्रोल करता है। तो उस आदमी से सुनील दत्त जी का टकराव होता है और वो आदमी सुनील दत्त जी को मार देता है। सुनील दत्त जी के दो भाई हैं, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, जो कि ठगी चोरी करते हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं ये पता नहीं चलता। मतलब एक इतने बड़े पुलिस ऑफिसर के भाई होकर वो इस तरह का काम सिर्फ मस्ती के लिए करते हैं, ऐसा दिखाया गया है। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल थम्स अप है, लेकिन कोई बड़ी इमोशनल वैलिडिटी और बड़ी इमोशनल डेप्थ उस चीज़ में नहीं दिखती है। तो वो जो ब्रदर सेंटिमेंट एक इस फिल्म में बहुत डोमिनेट करना चाहिए था, वो ब्रदर सेंटिमेंट डाइल्यूटेड है, वो बहुत ज़्यादा है नहीं। तो मैं इसमें कुछ और, जैसे कि शोले में अमित जी और धर्म जी के बीच में दोस्ताना और दोस्ती का जो संबंध इतना इतना वो दिखाया गया, इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, वैसा यहाँ पे तो कोई दोस्ती वाला कोई माहौल ही नहीं रखा है। मैं कुछ चेंजेस करता था, मेरे चेंजेस आप लोग सुनिए, देखिए आपको कैसे लगते हैं। तो चेंज यहाँ से करता था कि सुनील दत्त जी का सिर्फ एक ही भाई है, दो भाई रखने की ज़रूरत नहीं थी, और वो भाई हैं अमिताभ बच्चन। और सुनील दत्त साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं और अमिताभ बच्चन को लगता है कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, और मैं तो भैया को पैसे कमा के दिखाऊंगा, और वो एक गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी फिल्मों में हुआ है। और लेकिन ये ट्रैक रखना ज़रूरी था। भाइयों का आपस में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कोई टकराव दिखाना भी ज़रूरी था, और वो इमोशनल होता, और एक इमोशनल पॉइंट पे अमिताभ बच्चन जी घर छोड़कर जाते, और उनकी जो भाभी हैं, जो राखी जी ने कैरेक्टर निभाया है, वो अपनी भाभी को माँ के जैसे मानते हैं और भाभी के लिए कुछ भी जान देने को तैयार हैं, और भाभी ने ही उनको पाला है, बड़ा किया है। तो अमिताभ बच्चन जी और राखी जी का जो संबंध है वो देवर भाभी का कम होकर एक बेटे और एक माँ का संबंध है। ये चीज़ बहुत 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 ज़रूरी थी, और एक बहुत ही उसमें इमोशनल पॉइंट आना बहुत ज़रूरी था। ये पॉइंट और भी स्ट्रॉन्ग होता जब सुनील दत्त जी के मरने के बाद अमिताभ बच्चन वापस आते और अपनी भाभी माँ से मिलते, और अपनी भाभी माँ को ये प्रॉमिस करते कि मैं बदला नहीं लूँगा, और राखी उनको बुलाती। और ये एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पर जब ये अमिताभ बच्चन जी घर छोड़ के जाते, तो वो कहते कि सुनील दत्त जी उनको कहते कि तू आज से मेरे लिए मर गया, या इस तरह की कोई बात करते, और अमिताभ बच्चन जी वहाँ पर इस बात को बोलते, लेकिन भैया आप तो मेरे लिए हमेशा रहेंगे, और मैं एक दिन ज़रूर वापस आऊँगा, और आपको एकदम विल डेफिनेटली बी प्राउड ऑफ मी। और वो कहते हैं कि नहीं। तो ये जो मरने और जीने वाली बात है, ये तब जब दोबारा प्ले होती, ये सारे डायलॉग्स जब दोबारा प्ले होते, जब सुनील दत्त जी की मौत हो जाती, तो ये बहुत ही सही रहता, बहुत ही ज़बरदस्त रहता। पब्लिक रो देती, जिस चीज़ की कमी थी वो चीज़ पूरी हो जाती। तो एक बात ही होती। अब शशि कपूर जी को कैसे फिट करें, देखिए शशि कपूर जी, एक ब्रदर सेंटिमेंट हो गया। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि आपने इतनी बढ़िया दोस्ती दिखाई है शोले में, तो यहाँ पर भी आपको दोस्ती दिखानी ही पड़ेगी। आपको अपनी पुरानी चीज़ें देते हुए भी ऑडियंस को एक नई चीज़ देनी है। तो जो आप नई चीज़ दे रहे हो, आप अपनी सेटिंग में नई चीज़ दे रहे हो, आप काउबॉय फिल्म से बॉन्ड फिल्म पे आ गए, आप नई चीज़ दे रहे हो, लेकिन आपको वो इमोशनल लेवल पे भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इन ऑल ह्यूमिलिटी। तो शशि कपूर जी अमिताभ बच्चन के जिगरी दोस्त हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं, और हैं दोनों चोरी। चलिए दोनों को चोर रखिए, वो कॉमेडी सीक्वेंसेस वर्क किए थे, उन कॉमेडी सीक्वेंसेस को एज इट इज़ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोरी करते हुए भी शशि कपूर, अच्छा एक बात और थी कि इस फिल्म में जैसे शोले में साथ रहते हुए भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत उभर के आए थे, अमित जी के और धर्म जी के, और उनके अंदर का कंट्रास्ट भी उभर के आया था। इसमें शशि कपूर जी और अमित जी एक ही उसमें आ गए, वो एक ग्रुप हो गए जी। उनको भले ही सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस दे दिए, अलग अलग कॉमेडीज़ दे दी XYZ, लेकिन एक्चुअली वो एक ग्रुप में आ गए।
वो एक ग्रुप हो गया, उसका कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर्स नहीं था, उसमें कोई इंडिविजुअल बात नहीं थी, उसमें कोई इंडिविजुअल डायलॉग्स नहीं थे, कोई सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि इंडिविजुअलिटी किसी की निकल के आती। तो मैं यहाँ पर शशि कपूर जी को एब्सोल्युटली अमिताभ बच्चन जी का ऑपोजिट रखता। और अगर अमिताभ बच्चन जी का एंग्री यंग मैन पर्सोना रिपीट करना था तो अमिताभ बच्चन जी को लड़कियों से दूर भागता हुआ दिखा सकते थे, और शशि कपूर जी को एज इट इज़ जिस फॉर्मेट में धर्मेंद्र थे उस फॉर्मेट में डाल सकते थे। अगर ऐसा नहीं करना था तो इसका वाइस वर्सा भी कर सकते थे कि इनमें से एक कोई बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त है और वो लड़कियों की तरफ देखता नहीं है, और दूसरा बहुत बड़ा फ्लर्ट है, और इस तरह की सारी चीज़ें हम उसमें बहुत अच्छे से कर सकते थे। और वो कॉमेडी भी सारी वर्कआउट होती थी, और वो सारे पंचेस भी वर्कआउट होते थे। शायद 1980 तक आते आते अमित जी एक टोटल एक्टर बन गए थे, जो मैं मानता हूँ। तो अगर मुझे देना होता तो मैं अमित जी को एक्सट्रोवर्ट वाला कैरेक्टर इसमें देता था, क्योंकि उनका एक इंटेंस एंगल तो ऑलरेडी चल रहा है जहाँ पे वो अपनी पूरी इमोशनैलिटी डालते थे हर रोल में। वो इमोशनैलिटी का जो एंगल था और इंटेंसिटी का, वो तो वो उनका भाई और भाभी के साथ ऑलरेडी चल रहा था, तो उनके कॉमेडी वाले पोर्शंस हम इधर दिखा सकते थे। और वहीं हम शशि कपूर जी को दिखाते कि वो चोरी तो करता है वो, और ठगी बदमाशी वो सारी चीज़ें करता है, पर वो थोड़ा सा लड़कियों के मामले में वो मतलब बाल ब्रह्मचारी टाइप है, बजरंग बली का भक्त भी दिखा सकते थे। तो शायद हम वो एक सीन भी रिक्रिएट कर लेते थे जहाँ पर जो शोले में हेमा मालिनी जी जाती हैं शिव जी के पास, और पीछे से धर्मेंद्र आके ये मैं शिव जी बोल रहा हूँ और ये तुम्हें आज्ञा है कि तुम वीरू से करो, उस सीन को हम रिक्रिएट कर सकते थे। ऑफ कोर्स यहाँ पर धर्मेंद्र वाला अमिताभ जी कर सकते थे, और वो बजरंग बली जी के पीछे से अमित जी बोलते और शशि कपूर को ये ज्ञान देते कि तुम उससे उस लड़की से तुम अपना वो सिलसिला चालू कर लो। तो ये इस तरीके की उनकी एक आपस में केमिस्ट्री हो सकती थी। परवीन बॉबी और बिंदिया गोस्वामी, चलिए अच्छा है, वो सारे सीक्वेंसेस अच्छे हैं उनके, हम उनको उनका एक राइवल गैंग दिखा सकते थे कि जो चोरी में और जो ठगी में और जो स्मगलिंग में उनको राइवल करता है। इन लोगों के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे ना, ये भी बहुत ज़्यादा फ्लैश्ड आउट नहीं थे। तो मेरे हिसाब से ये लोग क्राइम के अंदर आते हैं क्योंकि ये लोग, इनकी जो बहन है वो किडनैप हो गई है, और इनकी बहन गायब है, और ये अपनी बहन को ढूंढने के लिए क्राइम की दुनिया में ये लोग एंटर करते हैं। और वो बहन और कोई नहीं है, वो बहन होगी शत्रुघ्न सिन्हा जी की वाइफ। ये जो सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो हमने शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक ऐसा कैरेक्टर पकड़ा है कि उनकी वाइफ वो बहुत बढ़िया शूटर हैं मिलिट्री के, सर्कस के, और उनको किडनैप कर लेते हैं उनकी वाइफ को, और फिर उनसे ये सारे काम करवाते हैं कि सुनील दत्त को मारो, और शाकाल ये सारे काम उनसे करवाता है। तो अगर हम इन तीनों को बहन बना देते तब ये पूरी कहानी एक ऑर्गेनिक तरीके से जुड़ जाती, और सबका मकसद एक ही है, सबका मकसद है किसी न किसी तरीके से शाकाल को मारना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत 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 सही और बहुत बहुत काम की हो जाती थी। तो परवीन बॉबी जी के भी कैरेक्टर को हम थोड़ा सा और एच्ड आउट कर लेते थे, बिंदिया गोस्वामी जी के भी कैरेक्टर को हम थोड़ा सा और एच्ड आउट कर लेते थे। फिर हम आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी के कैरेक्टर के ऊपर। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी के कैरेक्टर को बहुत सर्कस वाला दिखाया है, वो एक सर्कस का सीक्वेंस, और वो ठीक है, लेकिन इस फिल्म में हम एक और एंगल जोड़ सकते थे, और इस फिल्म में हम एंगल जोड़ सकते थे देशभक्ति का, जो कि जोड़ना ज़रूरी था। तो मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैं कोई आर्मी का आदमी रखता था, और वो जो आर्मी का आदमी है और आर्मी में बहुत बढ़िया शूटर है, उसके बारे में पता चलता है, और उसने मेडल्स भी प्राप्त किए हैं शूटिंग में, इंटरनेशनल शूटिंग वगैरह में। तो उसके बारे में पता चलता है कि वो इस किस्म का है, और उसको शाकाल पकड़ के उसके थ्रू उनको मरवाना चाहता है। और इसमें हम देशभक्ति के भी और भी एंगल्स जोड़ सकते थे,
कुछ उनका इंट्रोडक्शन दिखा सकते थे और शूटिंग कॉम्पिटिशन्स एक्स वाई जेड, और एक और डायमेंशन मिलता था, एक और अलग सा डायमेंशन मिलता था फिल्म को। और फिल्म इतनी फैंटेसी होने के बाद भी एक रियलिटी में एक फिल्म थोड़ी सी जुड़ती थी। ठीक है, तो ये जो मोटे मोटे चेंजेस थे, बाकी तो जो फिल्म चलती है। अच्छा, फिल्म में जैसे शोले में बड़े सारे सेट पीसेस थे, वो सेट पीसेस यहाँ पर नहीं थे, सॉरी टू से इट। उतने अच्छे सेट पीसेस, एक्शन पीसेस, जो ट्रेन की रॉबरी थी, फिर जो होली का सीक्वेंस था जहाँ गब्बर से उनकी पहली मुलाकात होती है, वो नहीं थे। तो एक इस तरह का एक सीक्वेंस बीच में रखा जा सकता था। उस सीक्वेंस की सेटिंग होगी एक क्रूज़, एक शिप, एक क्रूज़ पार्टी, और उस क्रूज़ पार्टी में शाकाल आ रहा है और इन तीनों को पता चलता है और ये तीनों उस क्रूज़ पार्टी में जाके शाकाल को मारने की कोशिश करते हैं। वो शाकाल बच जाता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि अब ये कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हम इस चीज़ को एक कर सकते थे। एक बहुत बढ़िया शिप के पास एक सी में शिप और उसके ऊपर गाना, फाइट, ऑसम रहता था मामला। वो हम उस चीज़ को हम एक कर सकते थे, वो मेरे ख्याल से। और शिप इसलिए भी नेचुरल लगता है क्योंकि शाकाल एक टापू पे, एक आइलैंड पे रहता था, एक जलजीरे पे रहता था, तो वो शिप से उसका एक कनेक्ट भी हो जाता। एक शाकाल की बैक स्टोरी भी ज़रूरी थी, जैसा कि शोले में एक हल्की सी बैक स्टोरी गब्बर सिंह की है, उसी तरीके से एक शाकाल की बैक स्टोरी भी ज़रूरी थी कि किस तरीके से शाकाल ने एक टापू पे कब्ज़ा किया और वो कहाँ से निकला और किस तरीके से उसने दुनिया में एक ऐसी जगह ढूंढ के निकाली कि जो किसी भी बॉर्डर पे ऊपर नहीं आती थी, और वो नो मैंस लैंड थी और किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया था, और वो वहाँ से किस तरीके से अपना साम्राज्य, किस तरीके से अपनी सारी चीज़ें चलाता था। तो एक तो वो सेट पीस वाली बात हो गई, आपके सारे कैरेक्टर्स एचड आउट हो गए। इसी में आपको कॉमेडीज़ भी मिल जाती थी। मज़हर ख़ान साहब का बहुत अच्छा था, एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू दैट कैरेक्टर। वही कैरेक्टर इनको इन्फॉर्मेशन देता है इन सारी चीज़ों की, और उसकी भी डेथ हो जाती है। और मज़हर ख़ान साहब को जिस तरीके से मारा जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मज़हर ख़ान साहब की भी डेथ, और फिर उसके बाद तो एक चीज़ और इस फिल्म में थी जो मुझे थोड़ी सी वो लगी कि जिस तरीके से संजीव कुमार जी ने अंत में बदला लिया गब्बर सिंह से, मेरे ख्याल से राखी जी को ही शाकाल को मारना चाहिए था, और ये तीनों लेकर आते शाकाल को राखी जी के पास, और उसके बाद राखी जी मारती और या मरवाती, और उनका मारना या मरवाना भी उसी ढंग से होना चाहिए था, ऑलमोस्ट जिस ढंग से सुनील दत्त साहब का हुआ था, और वो कुत्तों का उनके पीछे भागना, और it would have been very nice. It would have been total circle. It would have been complete justice to the entire thing. जो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की बॉन्डिंग है वो बड़ी ज़रूरी होती फिल्म में, और वो दिखाया जाता है कि अपनी फैमिली छूटने के बाद शशि कपूर, अमिताभ बच्चन को कैसे एक बाहर एक दोस्त मिला और एक नई फैमिली मिली। और ये पॉइंट भी दिखाना बहुत ज़रूरी था कि अमिताभ बच्चन शशि कपूर को अपने इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, और लेकिन शशि कपूर को पता चलता है कि ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त, ये जो मेरा दोस्त है मेरे भाई से भी बढ़ के है, ये एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और मैं इसको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। एक बहुत इमोशनल सीन होता है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में, और एक अलग किस्म का एक फ़िल्म को डायमेंशन मिलता। फिल्म में एक पॉइंट ऐसा भी आना चाहिए था कि ऐसा लगना चाहिए था कि अमिताभ बच्चन मर जाएंगे फिर से। ये बहुत ज़रूरी था इस फिल्म के लिए, ये बहुत ज़रूरी था इस फिल्म के लिए कि एक पॉइंट ऐसा आना बहुत ज़रूरी था कि जहाँ ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन मर जाएंगे, और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो बच जाते। समथिंग, आखिरी गोली थी, शशि कपूर आ गए, या फिर
किसी ने कुछ ऐसा दे दिया, शत्रुघ्न सिन्हा आ गए किसी लड़की ने, समथिंग लाइक दैट, कि वो लगता है कि अमिताभ बच्चन इज कॉट इन अ नो विन सिचुएशन और ये डेफिनेटली अब ये मर जाएंगे, लेकिन वो बच के निकल आते। और वो बच के निकल आने के बाद वो फिर जो है अपना बदला। तो वो एक सीक्वेंस भी बहुत बहुत ज़रूरी था इस फिल्म में। और इस फिल्म में एक और मौत होनी बहुत ज़रूरी थी और एक और एंगल होना बहुत ज़रूरी था। शत्रुघ्न सिन्हा जिनकी अब वाइफ नहीं बची हैं और राखी जो कि एक विधवा हो गई हैं, इनके बीच में एक साइलेंट एंगल होना बहुत ज़रूरी था जैसा शोले में था। और शत्रुघ्न सिन्हा की मौत होना भी बहुत ज़रूरी था और वो अपने बच्चे को अमिताभ बच्चन और इनके हाथ में देकर उनका मरना शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत ज़रूरी था। वो फिल्म के एंड को और भी इमोशनल कर देता। अमिताभ बच्चन तो बच जाते लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बच पाते। और जो इन लोगों के मन में ये एक बात आई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा और राखी को साथ में, ऑडियंस के मन में जो बात आती है कि साथ में शायद देखेंगे, वो बात, उस बात का हिंट तो किया गया है लेकिन उस बात को कल्मिनेशन पे नहीं ले जाया गया है। अगर वो बात कल्मिनेशन में होती तो और भी मज़ा आता। ये कुछ चेंजेस हैं जो मेरे हिसाब से अगर होते तो शान की शान में 4 चांद और लग जाते। वो ऑलरेडी एक क्लासिक है, एक कॉमर्शियल क्लासिक है, बट और भी बड़ी हिट हो जाती मेरे हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें करते। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।